हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको आपका पढ़ाकू क्लासेस पे। आज जो हम करने वाले हैं PYQ, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि PYQ जो है क्लासेस कंटिन्यू आपकी चल रही है। और दिल्ली पुलिस का जो PYQ है ये आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज जो क्लासेस है हमारी PYQ का, ये कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल एंड फीमेल दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन 2023 का सेकेंड पार्ट है। ठीक है, तो ये किसके द्वारा लाया जा रहा है? मेरे विकास सर यानी मैं, ये इसके विकास सर के द्वारा ये लाया जा रहा है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम में क्या चीज इंक्लूड नहीं की जाती है, यानी निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय आय के आकलन में शामिल नहीं किया जाता है। यानी जब हम राष्ट्रीय आय निकालते हैं तो उसमें क्या इसमें से इंक्लूड नहीं करते हैं। तो इससे समझ में आया कि जो नेशनल इनकम है, कल मैंने आपको बताया था कि नेशनल इनकम जो है वो आपको तीन तरीके से निकाला जाता है। एक सेकंड, थोड़ा सा इसे कम कर लेते हैं। ठीक है, नेशनल इनकम है ये तीन तरीके से निकाला जाता है। एक वैल्यू एडेड मेथड, और दूसरा होता है इनकम मेथड, और तीसरा होता है आपका एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है, एक्सपेंडिचर मेथड। तो ये तीन तरीके से हम नेशनल इनकम निकालते हैं। लेकिन जब हम नेशनल इनकम के बहुत सारे वैल्यू एडेड मेथड के कंपोनेंट पढ़ते हैं, इनकम मेथड के कंपोनेंट पढ़ते हैं और एक्सपेंडिचर के कंपोनेंट पढ़ते हैं, तो उसमें से हम कुछ कुछ चीज़ें को इंक्लूड करते हैं, कुछ कुछ चीज़ों को इंक्लूड नहीं करते हैं। तो उसी में से जब मैं आपको नेशनल इनकम पढ़ाऊंगा डेप्थ में, तो मैं आपको समझाऊंगा। यानी ये टॉपिक हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। तो पहला बोल रहा है एक्सपेंशन ऑफ ऑन इलेक्ट्रिसिटी, एक्सपेंशन ऑन इलेक्ट्रिसिटी बाय ए फैक्ट्री, एक्सपेंशन ऑन इलेक्ट्रिसिटी बाय ए फैक्ट्री। यानी जब हम मान लो कोई फैक्ट्री चलती है तो उसमें बिजली बिल तो आता ही होगा। तो वो बिजली बिल पे जो खर्चा कर रहा है, क्या उसको हम नेशनल इनकम में काउंट करेंगे? तो इसको नेशनल इनकम में काउंट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इसको हम इंटरमीडिएट कंजप्शन की तरह मानते हैं, इसलिए इसको इंक्लूड नहीं करेंगे। दूसरा है आपका फाइनेंशियल हेल्प टू द अर्थक्वेक विक्टिम्स। फाइनेंशियल हेल्प टू द अर्थक्वेक विक्टिम्स यानी भूकंप पीड़ित को वित्तीय सहायता प्रदान करना, क्या इसको हम नेशनल इनकम में काउंट करेंगे? नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हम नेशनल इनकम में फैक्टर इनकम को काउंट करते हैं। फैक्टर इनकम, फैक्टर इनकम। अब फैक्टर इनकम में क्या क्या आता है? तो लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। तो ये चार चीजें आती हैं, उसी बेसिस पे हम काम करते हैं। यानी फैक्टर इनकम यानी एक तरीके से ऐसे समझो कि जहां पर हम किसी तरीके, जहां पे इनकम का लेन देन, यानी यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे किसी का फैक्टर का काम नहीं कर रहा है। तो ये जब नेशनल इनकम समझाऊंगा तो डिटेल में समझाऊंगा। तो फाइनेंशियल हेल्प एक तरीके से क्या हो गया? चैरिटी हो गया। यानी हम किसी को दान देते हैं। जैसे कोई हमें अगर मान लो कि आपके घर में आपको पॉकेट मनी मिल रहा है, तो क्या उसको काउंट किया जाएगा? वो आपका इनकम है? नहीं, वो आपका इनकम नहीं। ठीक है, तो जो चीज़ें हम ऐसे ही दान में दे देते हैं, नॉर्मल या हेल्प कर देते हैं, तो उन सब चीज़ों को हम नेशनल इनकम में काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है इम्प्यूटेड वैल्यू। इम्प्यूटेड वैल्यू का मतलब क्या होता है? इम्प्यूटेड वैल्यू का मतलब होता है कि जैसे जो हमारा जो सेल्फ कंजप्शन के लिए जो भी चीज़ें हम अपने कंजप्शन पर्पस के लिए बनाते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे समझिए। ठीक है, इम्प्यूटेड वैल्यू तो जैसे मान लो कोई फार्मर है, उन्होंने क्या किया? एग्रीकल्चर प्रोडक्शन किया। ठीक है, एग्रीकल्चर फार्मर है, क्रॉप्स प्रोडक्शन करेंगे। ठीक है, क्रॉप्स प्रोडक्शन करेंगे वो अपने सेल्फ कंजप्शन के लिए। तो ये बोल रहा है कि बताओ कि क्या इसको हम नेशनल इनकम में काउंट करेंगे? तो हाँ, इसको हम नेशनल इनकम में काउंट करेंगे। यानी इम्प्यूटेड वैल्यू जो होता है वो हम नेशनल इनकम में काउंट करते हैं। यानी ये ऑप्शन सही हो गया। चौथा नंबर है ब्रोकरेज ऑन सेल्फ प्रोडक्शन। यहाँ पे भी फैक्टर इनकम हो रहा है, यानी इनकम हो रहा है। यानी अगर इनकम के अगर ऑप्शन के बेसिस पे जाएंगे तो स्वयं के उपभोग के लिए उत्पादन का आरोपित मूल्यवान और बॉन्ड की बिक्री पर ब्रोकरेज, तो ये दोनों हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। यानी ऑप्शन 3 और 4 अब किस में है? तो अगर हम ऐसे भी देखते हैं ना कि 3 किस किस में है, तो वो हमारा जैसे मान लो कि 1, तो 3 किस किस में है? तो 3 और 4 एक ऑप्शन ए में है। ठीक है, तो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। यानी इस टॉपिक से हमें क्या समझ में आया? इस टॉपिक से ये समझ में आया, क्वेश्चन से क्या समझ में आया? तो क्वेश्चन से ये समझ में आया कि हमें नेशनल इनकम अच्छे और डिटेल में समझना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट रेंज ऑफ एडोलेसेंट। एडोलेसेंट एज क्या होता है? 12 से लेकर 19 तक। ठीक है, एडोलेसेंट एज इसमें 0 से 10, ठीक है, 10 से 19, ठीक है, इन इंडिया एज पर द सेंसस के अकॉर्डिंग
किस कहाँ पर मतलब 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग, यानी 2011 की जनगणना के अनुसार के अनुसार भारत में किशोरों की अनुमानित प्रतिशत कितनी है, यानी कितने किशोर भारत में रहते हैं 2011 के जनगणना के अनुसार। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 20.9%, यानी हमें सेंसस अच्छी तरीके से करना है। अच्छा ये बताओ, कल जो मैंने सेंसस से बताया था कि हाईएस्ट लिटरेसी कहाँ पर है, हाईएस्ट लिटरेसी इन मेल कौन से 2 स्टेट में है। फिर दूसरा जो क्वेश्चन हो जाएगा आपका, लोएस्ट लिटरेसी इन मेल, ये कौन सा 2 स्टेट है इन मेल, यानी ये आपका 2 क्वेश्चन रहेगा। एक हाईएस्ट लिटरेसी इन मेल कौन से स्टेट में है, और दूसरा है आपका लोएस्ट लिटरेसी इन मेल, ये कौन सा है। ये कल ही मैंने बताया था, तो इसलिए ये आपको अच्छे से बताना है। ये कमेंट सेक्शन में आंसर मुझे कमेंट चाहिए, मुझे लिख कर बताओ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर द फोर्थ फाइव ईयर प्लान कमेंस, यानी कि निम्नलिखित में से किस वर्ष से चौथी पंचवर्षीय योजना शुरू हुई। यानी आपसे पूछ रहा है कि पंचवर्षीय योजना में जो चौथी पंचवर्षीय योजना है वो कब से स्टार्ट की गई, ठीक है। तो थोड़ा बहुत हम पंचवर्षीय योजना से समझ लेते हैं, थोड़ा बहुत। प्लानिंग कमीशन, ठीक है। प्लानिंग कमीशन कब आता है, 1950 में, ठीक है। प्लानिंग कमीशन कब आता है, 1950 में। इसका काम क्या होता है, मॉनिटरिंग करना। किसे मॉनिटर करना, तो हमें 5 ईयर प्लान को मॉनिटर करना, ठीक है। पहला 5 ईयर प्लान कब आता है, ठीक है। पहला 5 ईयर प्लान, फर्स्ट 5 ईयर मैं ऐसे लिख रहा हूँ, फर्स्ट FY यानी 5 ईयर प्लान कब आता है, 1951 से लेकर 56। सेकेंड 5, अब इसमें क्या क्या रहता है, ये कौन रहते हैं, तो उस समय प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो आपसे पूछा जाएगा कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो है वो फर्स्ट 5 ईयर जो प्लान है वो उस समय हमारे प्राइम मिनिस्टर कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब इसमें ये भी पूछा जा सकता है कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान पंडित जवाहरलाल नेहरू हो गया, इसमें क्या टारगेट, पर्पस क्या रखा गया था। पर्पस आप बता सकते हो एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन को बढ़ाना, एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन। अब ये कौन से मॉडल पे आया था, तो हेराल्ड डॉमर मॉडल, ठीक है। हेराल्ड डॉमर मॉडल, ठीक है। इतना चीज याद रखना। फर्स्ट 5 ईयर प्लान से आपको क्या क्या याद रखना है, एक तो इसका टाइम पीरियड याद रखना है कि किस टाइम पीरियड में कब से कब तक ये हुआ था। फिर आपको याद रखना है कि उस समय के प्राइम मिनिस्टर कौन थे। फिर दूसरा चीज याद रखना है कि किस पे फोकस किया गया था, तो एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए बताया गया था। फिर आपको हेराल्ड डॉमर मॉडल याद रखना है, किस मॉडल पे बेसिस था। और क्या इसमें से याद रखना है आपको, और जो याद रखना है यहाँ पर, एक तो ये हो गया। दूसरा चीज आपको याद रखना है कि टारगेट क्या रखा गया था, टारगेट रखा गया था 2.1% ग्रोथ हो, ये टारगेट रखा गया था। बट हुआ कितना था, टारगेट अचीव हुआ था 3.6%, ठीक है। इतना चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फर्स्ट 5 ईयर प्लान से इतना चीज आपको ध्यान रखना है। सेकंड 5 ईयर प्लान, एक काम करते हैं, एक पेज ले लेते हैं, ठीक है। एक पेज ले लेते हैं, अच्छा चलो, हाँ ठीक है। फर्स्ट 5 ईयर प्लान ये हो गया। सेकंड 5 ईयर प्लान, सेकंड 5 ईयर प्लान, इसमें क्या था, सेकंड 5 ईयर प्लान का डेट क्या था, 1956 से लेकर 1961, ठीक है। 1956 से लेकर 1960। इसमें टारगेट क्या था, तो इंडस्ट्रीज को ग्रोथ करना, इंडस्ट्रियल ग्रोथ। और इस मॉडल को क्या बोला गया, महालनोबिस मॉडल, ठीक है। इस मॉडल को क्या बोला गया, महालनोबिस मॉडल। और इससे क्या क्वेश्चन पूछता है, इसमें जो टारगेट इन्होंने दिया था वो अचीव नहीं हो पाया, टारगेट नॉट अचीव्ड, ठीक है, टारगेट नॉट अचीव्ड। और इसमें क्या याद कर सकते हो, इसमें डिफरेंट इंडस्ट्रीज का सेटअप हुआ था। जैसे पहला इंडस्ट्री बोकारो स्टील प्लांट,
बोकारो स्टील, नहीं इसमें जो सेटअप हुआ था वो आपका हुआ था इसमें जो भिलाई स्टील प्लांट, भिलाई स्टील प्लांट। और किसकी हेल्प से हुआ था भिलाई स्टील प्लांट? तो रशिया की हेल्प से, रशिया की हेल्प से। ठीक है, इतना चीज आपको याद रखना है सेकंड 5 ईयर प्लान में। क्लियर? तो सेकंड 5 ईयर प्लान किससे रिलेटेड, कब से कब तक डेट आपको याद रखना है। सेकंड 5 ईयर प्लान कब से कब तक का डेट है? 1956 से लेकर 61। ठीक है, इसमें मेन मोटिव क्या था? इंडस्ट्रीज को ग्रोथ करना। ठीक है, इस कौन से मॉडल, क्या मॉडल का नाम है? तो महालानोबिस मॉडल। ठीक है, टारगेट क्या जो भी था उसको अचीव नहीं किया गया। इसमें जो इंडस्ट्री सेटअप हुई उस इंडस्ट्रीज का नाम है भिलाई स्टील प्लांट। ठीक है, और जो किसकी हेल्प से? तो रशिया या फिर सोवियत यूनियन आता है, सोवियत यूनियन उस समय, क्योंकि यही था सोवियत यूनियन। इतना चीज आपको सेकंड 5 ईयर प्लान से याद रखना है। ठीक है, अब थर्ड 5 ईयर प्लान, थर्ड 5 ईयर प्लान। अब इसका डेट क्या था? तो 1961 से लेकर 1966 तक। ठीक है, इसका टाइम पीरियड, इसको सही से लिख सकता हूं, 1961 से लेकर 1966। इसमें थर्ड ईयर 5 ईयर प्लान, इसमें क्या करना था? इसमें आपका एग्रीकल्चर ग्रोथ, इसमें जो था आपका सेल्फ सफिशिएंट बनना, सेल्फ सफिशिएंट, सेल्फ सफिशिएंट एंड सेल्फ रिलायंट। किसमें? तो एग्रीकल्चर में, सेल्फ सफिशिएंट और सेल्फ रिलायंट इन फूड प्रोडक्शन, ठीक है, इन फूड प्रोडक्शन। इतना चीज आपको याद रखना है। ठीक है, इसमें जो भी टारगेट था उसको अचीव नहीं कर पाए। ठीक है, इतना चीज आपको थर्ड 5 ईयर प्लान से अच्छी तरीके से याद रखना। अब जो थर्ड 5 ईयर प्लान था, इसके बाद जो फोर्थ 5 ईयर प्लान, यानी जो फोर्थ 5 ईयर प्लान था उसका डेट क्या था? फोर्थ 5 ईयर प्लान का 1969 से लेकर 1974। अब आप पूछोगे कि सर फोर्थ और थर्ड के बीच में गैप, हाँ, फोर्थ और थर्ड के बीच में जो गैप हुआ था उस टाइम पीरियड को आप लिख लो। फोर्थ और थर्ड के पीछे यानी 1966 से लेकर 1969, ये जो टाइम पीरियड था, इस टाइम पीरियड को हमारे इकोनॉमी में हॉलीडे टाइम पीरियड बोला गया। हॉलीडे टाइम, हॉलीडे क्यों बोला गया? क्योंकि इस समय हमारी कंट्री, आपको पता होगा कि इस समय एक तो हमारी कंट्री के साथ एक तो हमारी कंट्री के साथ इंडिया और पाकिस्तान के बीच में लड़ाई भी हुआ था, दूसरा चाइना के साथ भी लड़ाई हुआ था, और फिर तीसरा जो था इकोनॉमिक क्राइसिस था। तो 3-4 कारण थे, एक तो वॉर था, दूसरा इकोनॉमिक क्राइसिस था, इकोनॉमिक क्राइसिस। ठीक है, इकोनॉमिक क्राइसिस। और आपको ध्यान में क्या रखना है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हॉलीडे टाइम पीरियड कब था? तो 66 से लेकर 69, ये भी टाइम पीरियड आपको याद रखना है। और फोर्थ 5 ईयर प्लान हमारा कब से कब आया? तो क्योंकि इकोनॉमिक क्राइसिस हो गया था, प्रॉब्लम आ गया, तो हम उसे 5 ईयर प्लान को कंटिन्यू नहीं कर पाए, तो जिसकी वजह से हमने क्या किया? थोड़ा डिले कर दिया। तो डिले करके कब से स्टार्ट हुआ? 1969 से लेकर 1974, डेट तक था 1974। ठीक है, 1974। इसमें क्या टारगेट रखा गया? एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, और फूड प्रोडक्शन। मैन्युफैक्चरिंग हो गया, फूड प्रोडक्शन, इन सब चीज़ों को रखा गया। मतलब जो प्रीवियस 3 में नहीं हो पाया उनको अचीव करने के लिए 1969 से लेकर 1974 तक रखा गया। ठीक है, इतना चीज़ क्लियर हो गया। तो अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे, अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फोर्थ 5 ईयर प्लान कब स्टार्ट किया गया? तो फोर्थ 5 ईयर प्लान बता सकते हो कब से कब? 64 नहीं, 66 नहीं, 63 नहीं, तो डेट क्या था? 69 से लेकर 1969 से लेकर 74 तक, 1969 से लेकर 1974। क्लियर? तो इतना चीज आपको याद रखना है। फोर्थ 5 ईयर प्लान, उसमें क्या था? अपने जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, फूड प्रोडक्शन, उन सब चीज़ों को पॉवर्टी एलिवेशन, उन सब चीज़ों को टारगेट रखा गया था फोर्थ 5 ईयर प्लान में, और उसको अचीव, और उसका जो टारगेट रखा गया था फोर्थ 5 ईयर प्लान में, वो रखा गया था 5.7, बट अचीव हुआ था 3.5 फोर्थ 5 ईयर प्लान में। उसको मैं लिख देता हूँ, ठीक है।
उसको मैं लिख देता हूँ इसमें, ठीक है। फोर्थ 5 ईयर प्लान में टारगेट क्या था? टारगेट 5.7 टारगेट रखा गया था, बट अचीव कितना हुआ था? अचीव कितना हुआ था? 3.5। क्लियर? इतना चीज आपको ध्यान रखना है। कोई डाउट नहीं? ठीक है, आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रधानमंत्री किसान मानधन मानधन योजना इज ए गवर्नेंस इज ए is a is a government scheme meant for old age protection and social security of small and marginal farmer. It provide for the insurance pension of, यानी एक बोल रहा है कि प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना एक सरकारी योजना है जिसका उद्देश्य छोटे और सीमांत किसान की वृद्ध व्यवस्था सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा है। यह पेंशन यानी यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स है कि सुनिश्चित पेंशन प्रदान करती है। कितने का सुनिश्चित पेंशन प्रदान करती है? तो पहले ये समझ लेते हैं, इसका डेट दिया है प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, नहीं इसका डेट देखो, इसका डेट लिख लो 12 सितंबर 2019। 12 सितंबर 2019 को ये क्या होता है कि प्लान जो है स्टार्ट होता है। इसमें क्या किया जाता है? इसमें बोला जाता है कि 55 से लेकर 200 तक आपको मंथली क्या करना है? मंथली पैसा जमा करना है। तब आपको 60 जब और इसका एज क्या रहेगा? एज होगा 18 से लेकर एलिजिबिलिटी 18 से लेकर 40 तक, ठीक है। और तब जाकर आपका जब 60 ईयर्स एज होगा तब हम आपको पेंशन देंगे 3000 रुपये का, ठीक है। तो ये मेन लाया गया था ओल्ड पेंशन, और ये किसे दिया गया? स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर को, यानी लार्ज फार्मर को नहीं दिया। यानी इसमें एक रखा गया कि जिसका 2 हेक्टेयर से तक जमीन है उसको हम इस पेंशन के स्कीम के थ्रू रख सकते हैं, ठीक है। ये गवर्नमेंट का प्लान था। तो अब आपको समझ में आ गया होगा इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर क्या होगा बताओ? इसका आंसर 5,000 पर मंथ नहीं, 3,000, ठीक है। 3,000 इज द राइट, यानी 3,000 महीना जो होगा गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। किससे? गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी उस किसान को जिसका एज 60 ईयर्स हो चुका है और उसने 18 से लेकर 40 साल के बीच में अपना जो 55 रुपए से लेकर 200 रुपए तक जमा किया है कंटिन्यू, उसी को हम 60, उसका जब एज हो जाएगा 60 तब हम उसको 3,000 रुपए देंगे। हाँ, इसमें एक और चीज है कि अगर वो पर्सन यानी अगर वो किसान जिंदा नहीं रहा तो उसके जो नियरेस्ट होगा उसको हम पेंशन देंगे 50, यानी इसका 1,500 रुपए देंगे 50%, यानी 1,500 रुपया हम उसको प्रोवाइड करेंगे। किसके तहत? प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के तहत। क्लियर? कोई डाउट? ये ओल्ड एज पेंशन स्कीम है किसानों के लिए ताकि उनका जो फ्यूचर है वो सिक्योर हो सके। इस पर्पस के लिए ये चीज लाया गया, ठीक है। नेक्स्ट है कि व्हाट इज ई स्टैंड फॉर? SEZ यानी स्पेशल। अब बताओ क्या होगा? इकोनॉमिकल नहीं, एक्सटर्नल नहीं, इकोनॉमिक। अब SEZ क्या होता है? एक पर्टिकुलर एरिया, जैसे मान लो कि ये इंडिया है, ठीक है, ये इंडिया है, तो यहाँ पर एक पर्टिकुलर एरिया सेलेक्ट किया जाएगा और उस पर्टिकुलर एरिया में क्या किया जाएगा कि इसे SEZ डिक्लेयर कर दिया जाएगा। स्पेशल, इसे क्या बोला जाएगा? स्पेशल इकोनॉमिक जोन। स्पेशल इकोनॉमिक जोन इसका पूरा नाम है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ठीक है। इसमें क्या होगा कि इस पर्टिकुलर एरिया में आपको ट्रेड करने के लिए यानी मैन्युफैक्चरिंग को इम्प्रूव करने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा से ज़्यादा हो, इस तरीके का एक प्रोविज़न लाया गया है, एक कंसेप्ट लाया गया है स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जहां एक पर्टिकुलर एरिया को सेलेक्ट किया जाएगा और उस एरिया में सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग का काम होगा। उस पर टैक्स एक्स का रिलैक्सेशन होगा, उस पर किसी तरीके का कोई गवर्नमेंट प्रेशर नहीं होगा, आसानी से उसको लाइसेंस मिल जाएगा, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगा। उसको एज ए ट्रेड किया जाएगा कि बाहर कंट्री से, मतलब उस वहाँ पे कंटिन्यू मैन्युफैक्चरिंग का काम चलता रहेगा। जैसे उसमें से एक है नोएडा इज द एग्जांपल ऑफ SEZ। अच्छा, कोई ये मुझे बता सकता है कि नोएडा का पूरा नाम क्या है? नोएडा का पूरा नाम क्या है? जिसको पता है वो कमेंट बॉक्स में बताए कि नोएडा का पूरा नाम क्या है, ठीक है। मैं आपके कमेंट में इंतजार करूंगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ठीक है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक स्पेसिफिक एरिया होता है जहां पर मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट किया जाता है ज़्यादा से ज़्यादा। यहाँ पे 24 घंटा मैन्युफैक्चरिंग चलता रहता है, यहाँ पे रुकता नहीं है काम, ठीक है। इतना चीज़ क्लियर।
अब आता है फूड वर्क प्रोडक्टिविटी वेयर द फोकस ऑन विच 5 ईयर प्लान। देखो हर 5 ईयर प्लान आया और 5 ईयर प्लान में ये चीज बताया गया कि देखो मैंने अभी 4 तक बता दिया था आपको, पिछले स्लाइड में 4 तक बता दिया कि 4 तक 5 ईयर प्लान, उसका टारगेट, ये सब चीज बता दी थी। अब इसमें पूछ रहा है कि वो कौन सा 5 ईयर प्लान है जिसमें ये टारगेट रखा गया था। पहले 5 ईयर प्लान में क्या टारगेट रखा गया था बताओ? पहले 5 ईयर प्लान में एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन। दूसरे 5 ईयर प्लान में क्या टारगेट रखा गया था? इंडस्ट्रीज के प्रोडक्शन, इंडस्ट्रीज के। फर्स्ट 5 ईयर प्लान में एग्रीकल्चर, ठीक है। सेकेंड 5 ईयर प्लान में क्या था? सेकेंड 5 ईयर प्लान में इंडस्ट्रीज। थर्ड 5 ईयर प्लान में बताओ? थर्ड 5 ईयर प्लान में सेल्फ रिलायंट एंड सफिशिएंट in food production, ठीक है। फोर्थ 5 ईयर प्लान में क्या था? भाई एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग, जो ऊपर नहीं हो पाया, ठीक है। 5 अब इधर जगह ही नहीं बचा है, ठीक है। 5 में बताओ 5th 5 ईयर प्लान में क्या टारगेट रखा गया था? 5th 5 ईयर प्लान में क्या टारगेट रखा गया था? पॉवर्टी एलिवेशन, ठीक है, यानी गरीबी हटाओ। आपसे पूछा जाए गरीबी हटाओ कब किया गया था, तो 5। 6th में क्या किया गया था? इसका डेट भी बता दो। 1974 से लेकर 1979 तक, ठीक है। और इसका 6th 5 ईयर प्लान का बता दो। 1979 से लेकर, नहीं 1979 नहीं था, 1980 से लेकर 1985, ठीक है। 1980 से लेकर 1985, 1980 से लेकर 1985, ठीक है। और 6th 5 ईयर प्लान में क्या था? ऐसे समझो कि गरीबी खत्म कर दी, गरीबी खत्म कर दी तो अब भाई फैमिली प्लानिंग करनी है, तो इसमें फैमिली प्लानिंग का टारगेट रखा गया था, फैमिली प्लानिंग, ठीक है। और 7th 5 ईयर प्लान था, 7th 5 ईयर प्लान, डेट बता दो। 1985 से लेकर 1990। अब 5 ईयर प्लान कर दिया, अब फूड प्रोडक्ट्स, फूड प्रोवाइड कराना है, फूड, यानी जो मैंने आपको इसमें एग्जांपल देखो, अब मैं कहाँ गया, हाँ अब देखो क्वेश्चन, इसमें देखो फूड वर्क प्रोडक्टिविटी को किस 5 ईयर प्लान में रखा गया, तो हमारा आंसर हो जाएगा 7, ठीक है। क्या आंसर हो जाएगा? 7, फूड वर्क एंड प्रोडक्टिविटी, ठीक है। हाँ फूड वर्क और प्रोडक्टिविटी, ठीक है। क्लियर? इतना चीज क्लियर हो गया। अब देखो अब 1992 से लेकर 1997, ये क्या था? 8 5 ईयर प्लान, 8 5 ईयर प्लान। अब इसमें जो इसमें क्या लिया गया था? इसमें मॉडर्नाइजेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, ठीक है, ये चीज रखा गया था, ठीक है। 9th इस तरीके से आपको क्लियर याद रहना चाहिए, ठीक है। 4th 5 ईयर जैसे जैसे आएगा मैं आपको बताता चलूंगा, ठीक है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम वाज रिलॉन्च। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या होता है? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एक तरीके का ऐसा सिस्टम होता है जिसपे गवर्नमेंट क्या करती है? सब्सिडाइज रेट पे क्या करती है? फूड ग्रेन्स प्रोवाइड करती है, एट सब्सिडाइज रेट, यानी 3 रुपये 4 रुपये ऐसे करके प्रोवाइड किया था। इसी में से एक स्कीम था जिसका नाम था प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। ये कब लॉन्च हुआ था? इसका डेट बता सकते हो? 2020 को लॉन्च हुआ था, शायद 26 मार्च को हुआ था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 26 मार्च 2020 को हुआ था, ठीक है। हाँ 2020 को ही हुआ था, 26 मार्च 2020। इसमें क्या किया गया? गवर्नमेंट ने क्या प्रोवाइड किया? तो 5 kg राशन, यानी 5 kg फूड क्रॉप्स
फूड ग्रेन, ऐसे फूड ग्रेन सभी को पर पर्सन, ठीक है। इतना चीज आपको याद रखना है। प्रधानमंत्री अगर इसमें पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, अब इसमें क्या पूछा है कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम वाज रीलॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट इन इंडिया एज, अब किस फॉर्म में लॉन्च किया गया? क्या टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम था? तो आंसर यही हो जाएगा, टारगेटेड पीपल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम नहीं, कोऑपरेटिव पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन नहीं, पब्लिक फूड नहीं। अब टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में क्या था कि इसमें एक तो पॉवर्टी, माल न्यूट्रिशन का मतलब होता है कुपोषित लोगों को टारगेट करना। यानी इसमें क्या बोला है कि लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली, यानी लक्ष्य यानी टारगेट करके हमें उन लोगों को देना है खाना, किसमें? टारगेट पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में। जैसे जो गरीब है और जो कुपोषित लोग हैं उन लोगों को टारगेट देकर उनको फ्री ऑफ कॉस्ट में खाना देना है। ये था मेन टारगेट किसका? टारगेट पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का, ठीक है। और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में तो सबको दिया जाता है, लेकिन कुपोषित लोगों को टारगेट नहीं किया जाता है। लेकिन इसमें ये जो एक प्रोग्राम आया था, इसमें टारगेट किया गया था कि भाई जो गरीब होंगे यानी पुअर, बीपीएल, जिसे बीपीएल बोलते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन, और दूसरा था आपका माल न्यूट्रिशन यानी कुपोषित, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना है, माल न्यूट्रिशन। क्लियर? इतना चीज आपको याद रखना है इसे। क्लियर? कोई डाउट? चलिए नेक्स्ट में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द इंडियन गवर्नमेंट लॉन्च गरीब कल्याण रोजगार योजना अभियान। अब गरीब कल्याण, अभी इसको कब लॉन्च किया गया? जून 2020 में, ठीक है। टू प्रोवाइड, अब ये जून 2020 याद आ रहा है, कोविड का टाइम पीरियड था, कोविड का टाइम पीरियड था। अब उसमें ये लॉन्च किया गया है ताकि जो लोग थे जिनका रोज जो जिसको काम नहीं मिल पा रहा था, कुछ नहीं मिल पा रहा था, उनको भूखे मर, तो इसलिए ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया। यानी भारत सरकार ने कितने दिनों का काम उपलब्ध कराने के लिए 20 जून 2020 को गरीब कल्याण रोजगार अभियान शुरू किया। तो गरीब कल्याण जो रोजगार है वो कितने दिन, मतलब इतना फिक्स काम आपको दिया जाएगा, ये कितने दिनों का काम था इस प्रोग्राम के अंदर? तो इस प्रोग्राम के अंदर 125 डेज आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ये मेन टारगेट था गरीब कल्याण रोजगार योजना, ठीक है। इंडियन गवर्नमेंट लॉन्च्ड ए गरीब कल्याण रोजगार अभियान ऑन 20 जून 2020 to provide a work for how many days? It 125 days. क्लियर? एनी डाउट? कोई डाउट? समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि which concept related to the disposal of equity public sector unit in the market of covering a fiscal deficit? फिजिकल डेफिसिट का मतलब क्या होता है बता सकते हो? फिजिकल डेफिसिट का मतलब ऐसे समझो कि जब गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो गवर्नमेंट के इनकम से, ठीक है, यानी आपका इनकम कम है और आपका खर्चा ज़्यादा है, तो आप डेफिसिट में रहोगे। तो वैसे ही गवर्नमेंट का जब हम बजट पढ़ते हैं, यानी जब हम बजट पढ़ेंगे, यानी ये आपका बजट से चैप्टर है, तो उसमें ये कंसेप्ट आता है फिजिकल डेफिसिट का। अब ये बोल रहा है कि विच कंसेप्ट इज रिलेटेड टू द डिस्पोजल ऑफ इक्विटी पब्लिक सेक्टर, यानी पब्लिक सेक्टर के डिस्पोजल, पब्लिक सेक्टर यानी गवर्नमेंट की कंपनी, ये बोल रहा है कि अगर डिस्पोजल ऑफ, यानी गवर्नमेंट की कंपनी को हम डिस्पोजल यानी देते हैं, तो यूनिट इन द मार्केट कवरिंग द फिजिकल डेफिसिट इन द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो उस तरीके को क्या बोलेंगे? यानी कहने का मतलब सिंपल है कि जब गवर्नमेंट की कंपनियों को बेचा जाता है, उससे जो पैसा आता है, जैसे मान लो कि मेरे गवर्नमेंट की कंपनी कुछ है, ONGC है, ठीक है, उसको बेचा गया, उससे पैसा आया, उस पैसे को फिजिकल डेफिसिट में डाला गया, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? तो लिबरलाइजेशन तो नहीं बोला जाएगा, क्योंकि लाइसेंस को ये तो नहीं बोला है। डी नेशनलाइजेशन ये भी नहीं बोला जाएगा, डी नेशनलाइजेशन का अलग है। डिसइन्वेस्टमेंट ये आपका सही होगा। ग्लोबलाइजेशन तो भाई ट्रेड करने से पर्सपेक्टिव से, तो ये आपका सही आंसर है, ठीक है। डिसइन्वेस्टमेंट इज योर राइट आंसर। क्लियर? यानी विनिवेश इसका सही उत्तर हो जाएगा। उदारीकरण नहीं होगा, विराष्ट्रीकरण ये भी नहीं होगा, वैश्वीकरण ये भी नहीं होगा, और विनिवेश आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टैरिफ एंड कोटा। ये आपने सुना होगा बार बार, अभी जब से डोनाल्ड ट्रंप आए हैं। डोनाल्ड ट्रंप बताओ कौन से नंबर के प्रेसिडेंट हैं? जल्दी से बताओ, डोनाल्ड ट्रंप कौन से नंबर के प्रेसिडेंट हैं? 47, ठीक है। इनके पार्टी का नाम बताओ, इनके पार्टी का नाम बताओ कमेंट सेक्शन में, ठीक है। क्लियर?
अब हम आते हैं टैरिफ एंड कोटा, क्योंकि टैरिफ बार बार बोलते हैं, डोनाल्ड ट्रंप आ रहे हैं तो टैरिफ लगा देंगे, ये कर देंगे इस कंट्री पे उस पर। टैरिफ का मतलब क्या होता है? टैरिफ का मतलब होता है एक तरीके का टैक्स। क्या होता है टैक्स? किस पे लगाया जाता है? टैक्स इम्पोज करना एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के प्रोडक्ट पे, ताकि हम अपने डोमेस्टिक मार्केट को सही तरीके से संतुलित और सही तरीके से चला सके, ताकि हमारी जो डोमेस्टिक मार्केट है वो नुकसान ना करे, यानी हमारा जो घरेलू घरेलू जो वेब क्या बोलते हैं उसको, जो घरेलू कंपनियां हैं वो सुरक्षित रह पाए, इस पर्पस के लिए हम ट्रेड और टैरिफ, जैसे सपोज करो एग्जांपल के थ्रू सपोज करो, जैसे मान लो चाइना से कोई प्रोडक्ट आया, कोई प्रोडक्ट बनकर आया 20 रुपए का, लेकिन वो इंडिया में उस प्रोडक्ट का दाम 50 रुपए है, तो वो जब आएगा तो जाहिर सी बात है लोग जो है सस्ता चीज़ खरीदेंगे, तो जब सस्ता चीज़ खरीदेंगे तो उस जो इंडिया का 50 रुपये वाला है उस प्रोडक्ट की तो वैल्यू ही नहीं रह जाएगी, तो वैल्यू नहीं रह जाएगी तो हमारी जो घरेलू मतलब हमारी जो डोमेस्टिक कंपनियां हैं उनको नुकसान होने लगेगा, हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग खत्म हो जाएगा, हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग, और हम क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्ट करेंगे तो वो भी हमारी जो बोल सकते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट, वहाँ पर भी नुकसान होगा, हमारे यहाँ जॉब नहीं मिलेगा, तो बहुत सारे नुकसान होते हैं। इसलिए क्या किया जाता है, टैरिफ जैसा सिस्टम इम्पोज किया जाता है। लेकिन हर कंट्री के साथ अलग अलग तरीके का हम व्यवहार करते हैं, सब कंट्री के साथ एक जैसा नहीं, कोई कंट्री के साथ जिस तरीके जैसा रिलेशन होता है उस बेसिस पे हम व्यवहार करते हैं। तो टैरिफ समझ में आ गया। टैरिफ एक तरीके का टैक्स होता है, किस पे लगाया जाता है? एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट के प्रोडक्ट पे। इम्पोर्ट पे ही ज़्यादा लगाया जाता है, एक्सपोर्ट पे भी लगाया जा सकता है, डिपेंड करता है कि उसकी डिमांड क्या है, उस अलग चीज़ होता है, ठीक है। तो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट के प्रोडक्ट पे जब हम टैक्स लगाते हैं दैट इज टैरिफ। कोटा क्या होता है? कोटा यानी किसी प्रोडक्ट का कितना, कोटा सिस्टम समझ में आता है कि एक तरीके से रिजर्व कर देना कि इतना ही ये प्रोडक्ट जाएगा। जैसे सपोज करो इंडिया में दूध का प्रोडक्शन होता है, तो इंडिया ने अगर कोटा लगा दिया कि भाई हम 10 kg ही मिल्क एक्सपोर्ट करेंगे, बाकी हम नहीं करेंगे, तो दैट इज कोटा, यानी फिक्स कर देना अमाउंट फिक्स कर देना किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का, या तो एक्सपोर्ट में या तो इम्पोर्ट में। जैसे सपोज करो कि इंपोर्ट कर रहे हैं हम कोई प्रोडक्ट, बाहर से कोई कंपनियां, हम कुछ बाहर से मान लो कनाडा अमेरिका से कुछ प्रोडक्ट आ रहे हैं, लेकिन हमने क्या कर दिया, कोटा लगा दिया। ये सब ट्रेड और टैरिफ कोटा सिस्टम कब चलता था हमारा? तो 1947 से लेकर 1991 तक ही हमने ये सब चीज लगा के रखा था कि भाई कोटा सिस्टम लगा के रखा था, टैरिफ लगा के रखा था बहुत सारे, ताकि हमारी जो अपनी डोमेस्टिक मार्केट है उसका नुकसान ना। इसलिए हम उस टाइम पीरियड को क्लोज इकोनॉमी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? क्लोज इकोनॉमी के नाम से जानते हैं। इतना चीज क्लियर हो गया? कोई डाउट, कोई समस्या? तो ट्रेड एंड टैरिफ समझ में आ गया। तो आई थिंक अब आप क्वेश्चन का आंसर लगा लोगे वेब, ठीक है। टैरिफ एंड कोटा इन द ट्रेड इज इशू रिलेटेड टू, किस में इशू होता है? तो वही प्रोटेक्ट करना, किस चीज को प्रोटेक्ट करना? डोमेस्टिक कंपनी। प्रमोट करना फ्री एंड ट्रेड ना, प्रमोट करना फ्री और ट्रेड वो चीज नहीं होता। फ्री प्रोटेक्ट ओनली पब्लिक सेक्टर नहीं। अब भाई ट्रेड और टैरिफ लगाओगे तो सबके लिए लगाओगे, ऐसे थोड़ी प्राइवेट सेक्टर के लिए नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? फर्स्ट, यानी घरेलू कंपनियों की सुरक्षा करने के लिए हम क्या लगाते हैं? व्यापार मुद्दे टैरिफ और कोटा का उपयोग किया जाता है, किस लिए? घरेलू कंपनियों की सुरक्षा के करने हेतु, ठीक है। इतना चीज क्लियर हो गया? कोई डाउट है, कोई समस्या? तो जैसे जैसे हमारा क्वेश्चन आता रहेगा उस तरीके से हम डिस्कशन करते रहेंगे। तो आज की क्लास से हमें ये समझ में आया कि 5 ईयर प्लान हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सेशंस इंपॉर्टेंट है, योजना इंपॉर्टेंट है। मैं आपको फर्स्ट डे से ही बता रहा हूँ कि ये 3-4 टॉपिक आप अच्छे तरीके से करना ही करना है, क्योंकि इन 3-4 टॉपिक से बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं, कहीं से ना कहीं से क्वेश्चन आ ही रहा है, ठीक है। आज का जो आज और नेशनल इनकम हो गया, और फिर आज एक क्वेश्चन हमें देखने को मिला बजट से, यानी हमें ऑलमोस्ट सारे टॉपिक को करने ही है। लेकिन जो मेन फोकस होना चाहिए वो आपके 5 ईयर प्लान, योजना, और 5 ईयर प्लान से मैंने आपको 7 5 ईयर तक बता दिया, और आगे चलते जैसे जैसे आएगा 12 5 ईयर प्लान तक मैं बता दूंगा, ठीक है। 12 5 ईयर प्लान टोटल आए हैं इंडिया में 2017 तक, और लास्ट 5 ईयर प्लान हमारा 2012 से लेकर 17 था। उससे पहले जो 5 ईयर प्लान था हमारा, जो बोल सकते हो कि 2012 से लेकर 7, 2012 से 17, फिर उसमें 5 साल घटा दो 2007 से लेकर 2012, ये हमारा 11th 5 ईयर प्लान था। फिर 2002 से लेकर 2007, ये हमारा 10th 5 ईयर प्लान था। और इसमें क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं वो मैं आपको कराता रहूँगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आया था एक बार कि 10th 5 ईयर प्लान में हमने कितना टारगेट रखा था, तो कितना टारगेट रखा था 10th 5 ईयर प्लान में? हमने 8% रखा था, 8%, बट हमें अचीव नहीं कर पाए। ये एटमोस्ट 7.6 तक हम 7.65 ऐसे कुछ गए थे, ठीक है। 7.6 तक ही था, 7 पॉइंट समथिंग था, ठीक है। जो 9th 5 ईयर प्लान था उसमें हमने टारगेट 9 का रखा था और आया था 8%।
यानी जो 12 5 ईयर प्लान था उसमें भी हमने टारगेट रखा था 8 का, आया था 7.6, 5 से लेकर 7.6। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मैं आपको बताता रहूँगा, ठीक है। तो टारगेट अचीव कितने में हुआ, तो मात्र 7 8 और जो फर्स्ट था, यानी 3 ही ऐसे 5 ईयर प्लान थे जिसमें हमारा टारगेट अचीव हुआ, बाकी किसी में अचीव नहीं हुआ। तो 5 ईयर प्लान से मैं आपको डिटेल में समझाता रहूँगा और क्लास जब लूँगा तो और डिटेल में समझाऊंगा। क्लियर? तो आई थिंक इतना चीज़ आज के लिए क्लियर हो गया। कोई किसी तरीके की समस्या, अगर किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम है, आप कमेंट बॉक्स में बताओ, लिखो, मैं उसका सोल्यूशन मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही, जय हिंद।